हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग ACCA F7 की क्लासेस डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल असेट्स है उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। तो हम लोगों ने जो सबसे पहले याद है तो आपको एक ये डायग्राम डिस्कस किया था। फाइनेंशियल असेट्स जो है वो क्लासीफाई होती है, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसा है। अगर डेप्ट है तो अलग तरीके से क्लासीफाई होगा, इक्विटी है तो अलग और डेरिवेटिव्स है तो अलग। हमने इसमें से डेट वाला पोर्शन पूरी तरीके से कवर कर लिया है अभी तक। डेट के अंदर हमने जो डिस्कस किया है, अगर आपको ध्यान हो तो, कि हमने बोला अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड सबसे पहले लगाना है, फिर FVT OCI और FVT PL, ये तीनों मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जो है मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कब लगता है। जब बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1 पास होगा और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप पहले की क्लासेस देख के आए हैं तो, ठीक है, और आपने रिवाइज किया है तो, वरना फिर आपको नया लगेगा। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप पहले की क्लासेस नहीं देख के आए तो एक बार पहले रिवाइज कर लीजिए, पहले पढ़ लीजिए एक बार सारी क्लासेस को, तभी ये समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1 क्या था कि हम लोगों ने जो असेट्स होल्ड करी है उसका ऑब्जेक्टिव टिल मैच्योरिटी तक है, होल्ड टिल मैच्योरिटी, HTM, ठीक है ना, इसको हम सेल नहीं करेंगे। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्या था कि इन असेट्स से जो हमने डेट होल्ड करे हैं उनसे केवल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिसीव होगा, उसके अलावा कुछ भी और रिसीव नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करती है, बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1 और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई करते हैं। और अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में करते क्या थे हम लोग? सिंपल एक अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल बनाते थे, ठीक है, उसमें ईयर 1 2 3 4 लिख दिया, फिर ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दिया, जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या जो भी कैश फ्लोज रिसीव हुए उसको लेस कर दिया और क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। फिर हमने बोला था कि डेट को बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1 अगर पास होगा और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास होगा तब हम डेट को FVT OCI पे रखेंगे। तो बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 2 क्या था कि यहाँ पे ट्विन ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम जो डेट है उसको मैच्योरिटी तक भी होल्ड कर सकते हैं या फिर मौका मिले तो सेल भी कर सकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्टिव के साथ अगर हम चल रहे हैं और नेचुरल सी बात है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट भी पास हो रहा है, तब अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही है तब हम FVT OCI पे क्लासीफाई करते हैं। FVT OCI मेथड के अंदर क्या करते हैं, सारा काम पहले तो हम अमोर्टाइज मेथड की तरह करते हैं, मतलब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेंगे। ठीक है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नॉर्मली जैसे वही ईयर्स, ओपनिंग बैलेंस वगैरह ये सब लिख दिया आपने, ठीक है ना, इफेक्टिव इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, ठीक है। फिर हम लोग जब फाइनेंशियल असेट्स का अकाउंट बनाएंगे, FA अकाउंट बनाएंगे, तो FA अकाउंट में हम लोग क्लोजिंग वैल्यू जो होती है वो फेयर वैल्यू लेंगे, ठीक है। और जो अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से जो वैल्यू निकलती है नॉर्मली, जो शेड्यूल के हिसाब से निकली है, और जो ये फेयर वैल्यू है, अगर आप इसका डिफरेंस चेक करोगे तो वो डिफरेंस कहाँ चला जाएगा? OCI रिजर्व में चला जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। OCI रिजर्व जो है हमने डिस्कस किया था, एक ऐसा रिजर्व होता है बेसिकली जो अभी तक अनरियलाइज प्रॉफिट है, आप देखोगे तो वो उसमें जाते हैं, जैसे रिवोल्यूशन का गेन। फिर इस OCI रिजर्व का करना क्या है, जब आप इस डेट को बेच दोगे, ठीक है ना, ऐसे डेट को बेच दोगे जहाँ पे बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 2 और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास हो रहा है, आपने FVT OCI मेथड लगाया है, तो जब आप उस डेट को सेल कर दोगे तो ये OCI रिजर्व जो है रिसाइकल हो जाएगा, कहाँ पे? P&L में चला जाएगा। मतलब OCI के आइटम्स वैसे अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के होते हैं। OCI जो है वो दो तरीके से होता है, एक तो वो आइटम्स होते हैं जो P&L में रिसाइकल हो सकते हैं, ठीक है, और एक P&L में रिसाइकल नहीं हो सकते। रिसाइकल को बुक्स रिक्लासीफाई भी लिखती है, तो एक ही बात है, आप बोल सकते हो कि P&L में कोई चीज़ रिसाइकल होती है या फिर रिक्लासीफाई होती है, ठीक है। तो ये दो तरीके से आइटम होते हैं। क्लियर क्या? हाँ, अगर मान लो बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1 और 2 दोनों ही पास नहीं हो, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास नहीं हो रहा है, तब हम FVTPL लगाएंगे। जैसे मान लो कि हमने ऐसे डेट होल्ड करे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव केवल सेल करने का ही है। हमने डेट परचेज किया, क्यों? क्योंकि हम जो है उनको सेल करेंगे। हमने फाइनेंशियल असेट्स को परचेज करिए क्योंकि हम स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर है, तो सेल ही करेंगे। तो बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1 पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं कर रहे। बिजनेस मॉडल 2 टेस्ट पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव भी नहीं है।
हम केवल सेल करने के लिए रख रहे हैं, इसलिए क्या पास होगा, जो है अदर्स में जाएगा और FVTPL मेथड लगेगा। ठीक है। या फिर मान लो कि आप भले ही जो है बिजनेस मॉडल टेस्ट 1 और 2 पास हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास नहीं हो रहा। जैसे मान लो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या होता है कि ऐसे डिबेंचर्स हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्योंकि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा भी कुछ और चीज़ें मिल रही है। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट कब पास होता है, जब केवल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिल रहा होता है। तो अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा कुछ मिल रहा है क्योंकि आपको इक्विटी शेयर मिल रहे हैं लास्ट में, तो फिर हम ये दोनों केस में वो कवर नहीं होगा। ठीक है, चाहे भले ही बिजनेस मॉडल टेस्ट 1 और 2 पास हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम FVTPL पे क्लासीफाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेज करे तो आप देखना FVTPL पे क्लासीफाई होगा। इस तरीके से आपसे MCQ पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। FVTPL मेथड में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। FVTPL मेथड बहुत सिंपल होता है। मीन्स यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालने का झंझट नहीं है। ठीक है ना, इफेक्टिव इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। आप बिल्कुल इजी, चलो उसके अंदर कोई अमोर्टाइज कॉस्ट की तरह कोई शेड्यूल नहीं बनता है। ठीक है। और ये जो जैसे हमने अभी तक पढ़ा था अमोर्टाइज कॉस्ट और FVTOCI के अंदर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आप पे करते हो स्टार्टिंग में, जैसे आपने कोई डिबेंचर परचेज करे और आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करी, तो आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या कर रहे थे, कैपिटलाइज कर रहे थे। आपने अगर कोई डिबेंचर खरीदा 100 का और 10 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करिए, तो आप इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या मानते थे, 110 मानते थे। ये अमोर्टाइज कॉस्ट में भी होता था, ये FVTOCI में भी होता था, हमने इसके क्वेश्चंस भी करे थे। तो इन दोनों मेथड में ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, बट FVTPL मेथड में ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती। जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो सीधा सीधा P&L में जाती है, बस यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। तो मतलब FVTPL मेथड के अंदर क्या करते हैं कि आप जो है P&L से हिट लेने की कोशिश करते हो, हर साल जो है ईयर एंड पे फेयर वैल्यू निकालते हो और डायरेक्टली कोई OCI वगैरह में नहीं डालते, डायरेक्टली आप सीधा सीधा P&L में डाल देते हो जो भी फेयर वैल्यू होती है। मान लो आपने 110 के सपोज आपने 100 पे करके और 10 और पे करके ट्रांजेक्शन कॉस्ट 110 के डिबेंचर खरीदे, अब ईयर एंड पे वो 200 के हो गए। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपने इनिशियल रिकॉर्डिंग 100 पे करी थी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो P&L में चली गई, तो 100 से 200 हो गया कोई वैल्यू, तो 100 का जो गेन हुआ वो सीधा सीधा गेन कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। ठीक है ना, उसको कोई OCI वगैरह में ले जाने की जरूरत नहीं है। FVTPL मेथड बिल्कुल सिंपल होता है। तो सर ऐसा करते क्यों हैं, क्यों P&L में लेके जा रहे हैं गेन को, आप खुद ही सोच लो। क्योंकि हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्या रख रहे हैं, सेल करने का रख रहे हैं, बेचने का रख रहे हैं। तो इसलिए उस इन्वेस्टमेंट्स का जो भी गेन होता है, उस डेट का जो भी गेन होगा, वो सीधा सीधा हम P&L में दिखाएंगे। इससे इन्वेस्टर्स को बेटर पिक्चर मिलती है। ठीक है ना, उससे इन्वेस्टर को क्या लगेगा, बेटर पिक्चर मिलेगी। उसको पता रहेगा कि अगर ये बेच देते इस डेट को तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होता। इसलिए हम स्टार्टिंग से उसको P&L में हिट करके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप FVTOCI मेथड में देखते हैं, भले ही हम फेयर वैल्यू निकालते हैं, बट जो गेन और लॉस होता है वो OCI में डाल देते हैं, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में। तो इसकी क्या रीजनिंग है, इसकी क्या लॉजिक है, लॉजिक सिंपल ये है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे ट्विन ऑब्जेक्टिव रखा था, है ना, अमाउंट, ये जो बिजनेस मॉडल टेस्ट 2 है, आप बेच भी सकते हो और होल्ड टिल मैच्योरिटी भी कर सकते हो। तो क्योंकि ट्विन ऑब्जेक्टिव है, तो फिर इस केस में हम यहाँ पे OCI में डालते हैं गेन को, क्योंकि अभी बेचा नहीं है हमने एक्चुअल में। ठीक है ना, बेचने का ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको OCI में डाल देते हैं फेयर वैल्यू से कंपेयर करके। और जब सेल कर देंगे एक्चुअल में, तब जो है हमने जैसे डिस्कस किया, OCI रिजर्व को आप रिसाइकिल कर सकते हो कहाँ पे, P&L में। ठीक है ना, तो जैसे मैंने बताया OCI की बेसिकली 2 तरीके के आइटम होते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो रिसाइकिल कर सकते हैं P&L में, और कुछ आइटम होते हैं जो कैन नॉट बी रिसाइकिल टू P&L। ठीक है ना, जैसे रिवोल्यूशन रिजर्व आप पढ़ेंगे जब IAS 16 आएगा। ठीक है, IAS 16 अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने हो सकता है पढ़ा हुआ हो, तो रिवोल्यूशन रिजर्व कभी भी रिसाइकिल P&L में नहीं हो सकता। तो P&L में रिसाइकिल नहीं होगा तो कहाँ जाएगा वो डायरेक्टली फिर इक्विटी में जाएगा। इक्विटी बोल दो, जनरल रिजर्व बोल दो, या रिटेन्ड अर्निंग बोल दो। ठीक है, वो जाएगा डायरेक्टली किधर, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। आप रिटेन्ड अर्निंग बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर क्या। तो ये हमने डिस्कस किया थोड़ा सा मोटा मोटा, जो हम पढ़ चुके थे पहले ही। बस FVTPL मेथड आपके लिए, बस इतनी सी मैंने आपको नई बात बताई इसके अंदर कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहाँ डाल देते हैं, P&L में डाल देते हैं। बाकी दोनों जगहों पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है कैपिटलाइज हो जाती है, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट हो चाहे FVTOCI हो। और क्या नई बात बताई मैंने आपको,
इसमें कोई भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। FVTPL मेथड के अंदर कोई भी इसमें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं बनता है, ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, ठीक है ना। आप सीधे जितने में खरीदते हो शेयर को, या सॉरी जितने में खरीदते हो आप डिबेंचर्स को, उससे आप फेयर वैल्यू कंपेयर करते हो और जो डिफरेंस आता है वो P&L में डाल देते हो, चाहे वो लॉस आए चाहे वो प्रॉफिट आए, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। जैसे हमने यहाँ पे 3 तरीके से क्लासीफाई किया, फाइनेंशियल असेट्स, डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है और डेरिवेटिव्स भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं अब इक्विटी की, ठीक है। इक्विटी में भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने। इक्विटी जब भी आप खरीदते हो, जैसे मान लो आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करते हो, सपोज मैंने रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करे, रिलायंस के इक्विटी शेयर आते हैं ना, रिलायंस जियो का शेयर भी आ गया अब तो, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL का भी शेयर आता है। ऐसे ही आपने टाटा कंपनी के शेयर परचेज करे, टाटा के बहुत कंपनी के शेयर्स आते हैं अलग अलग, टाटा मोटर्स आता है, ठीक है, टाटा स्टील आता है, टाटा पावर आता है, TCS आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाइटन भी पता है आपको, टाइटन जो घड़ियाँ बनाते हैं वो भी क्या है, टाटा का ही शेयर है। और टाटा ट्रेंट आता है, ये जो जूडियो खुला हुआ है, जूडियो जो कपड़ों का बहुत बड़ा एक मॉल है, शॉपिंग मॉल है, तो वो टाटा ट्रेंड्स नाम से जो है कंपनी उसके अंदर है। और भी 10 तरह की कंपनी आती है टाटा की, ठीक है। तो ये सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। तो मान लो अब आपने इन कंपनीज के शेयर खरीदे, इक्विटी परचेस करी, ठीक है, रिलायंस के शेयर खरीदे या टाटा के किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे या और भी किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो कैसे क्लासीफाई होता है। सबसे पहली तो बात याद रखो, जब भी इक्विटी शेयर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, मतलब हमने शेयर क्यों परचेज करे हैं, हमने शेयर जो है खरीदने बेचने के लिए परचेज करें हैं, हम खरीदते हैं बेचते रहते हैं, ठीक है ना। हमारा कोई पर्पस उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का नहीं है, ध्यान सुनना, ठीक है। वी डोंट वांट टू होल्ड द शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म, वी जस्ट वांट टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ट्रेडिंग करके इन शेयर्स से, ठीक है। तो हम हमेशा किस पे शेयर्स को क्लासीफाई करेंगे, FVTPL पे। FVTPL मतलब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जैसे आपने 100 का रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है, और वो 120 का हो गया बाद में ईयर एंड पे, तो 20 का गेन कहाँ डाल देंगे, सीधा सीधा P&L में डाल देंगे। और FVTPL मेथड में वही होता है, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करते हो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती है, ठीक है ना। अगर आपने शेयर्स परचेस करते समय, रिलायंस का शेयर परचेस करते समय कुछ भी आपने जैसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करी होगी, मान लो 1 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करी है, आपको पता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे लगती है इक्विटी के अंदर, बहुत सारे खर्चे होते हैं। कभी आप देखोगे तो स्टाम्प ड्यूटी लग जाती है, ठीक है ना, एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है STT जो गवर्नमेंट चार्ज करती है वो लग जाता है, ब्रोकरेज ब्रोकर का जो कमीशन होता है वो लग जाता है। ये सारे जो दुनिया भर के खर्चे हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोलते हैं। तो ये कभी भी जो है FVTPL मेथड में असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होती है, और ये कहाँ जाता है, P&L में जाता है। क्लियर क्या। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, इक्विटी शेयर परचेज करे और वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, मतलब मैंने तो शेयर्स परचेज इसलिए करें कि मैं डे टू डे ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, मेरा कोई उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कंपलसरी है साहब, कंपलसरी है मतलब मैंडेटरी है कि आपको किस में क्लासीफाई करना पड़ेगा ये इक्विटी शेयर्स को, कंफर्म है कि आपको FVTPL पे ही क्लासीफाई करना पड़ेगा। आपकी मर्जी नहीं है कि आप किसी और मेथड पे क्लासीफाई कर लो। अगर आप इक्विटी शेयर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखते हो तो आपको P&L से उसका बार बार हिट लेने की जरूरत है, ठीक है। मतलब अगर आपने 100 का शेयर खरीदा और 120 का हो गया तो फिर वो 20 का गेन जो है आपको P&L में दिखाना पड़ेगा। अगर ये 100 का शेयर खरीदा और बाद में 70 का हो गया तो 30 का लॉस भी आपको P&L में बुक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए शेयर परचेज कर रहे हो तो आपको उसको गेन को P&L में बार बार हिट करना पड़ेगा, P&L में गेन या लॉस दोनों ले जाने पड़ेंगे। लेकिन मान लो कि ये शेयर्स आप नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग परचेज करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर परचेज करते हो, ठीक है ना। आप किस लिए परचेज करते हो शेयर्स को, लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हो, ठीक है। और आपका कोई खरीदने बेचने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप तो बोलोगे ठीक है हम पड़े रखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तब तब आपके पास एक ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है।
तब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इनिशियली स्टार्टिंग में ही जब आपने वो शेयर परचेज किया तब आप एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो कि आप चाहो तो उसको FVT OCI मेथड पे भी दिखा सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमेशा इक्विटी शेयर्स पे कौन सा मेथड लगेगा? FVTPL मेथड लगेगा। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ठीक है ना। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म शेयर्स परचेज किया तो FVT OCI मेथड लगाना है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आपने लॉन्ग टर्म शेयर्स परचेज करे, ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट कैटेगरी हमेशा क्या रहेगी? FVTPL ही रहेगी। इक्विटी शेयर्स पे बाय डिफॉल्ट कैटेगरी चाहे किसी भी पर्पस के लिए परचेज किया हो, बाय डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? FVTPL। मतलब हमेशा आपको FVTPL मेथड ही लगाना है नॉर्मली। हाँ, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर्स परचेज करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, और ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करना है? बीच में नहीं, स्टार्टिंग में ही। जब आप शेयर्स को परचेज करोगे तभी आपको बताना पड़ेगा कि आप FVT OCI मेथड लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते। और अगर आपने एक बार FVT OCI मेथड लगा दिया तो देयर इज नो कम बैक। मतलब क्या कि अगर आपने FVT OCI मेथड लगा दिया तो आप दोबारा FVTPL मेथड पे शिफ्ट नहीं हो सकते, फिर आपको FVT OCI मेथड ही लगाना पड़ेगा। मीन्स ये ऑप्शन कैसा ऑप्शन है? इररिवोकेबल ऑप्शन है। मतलब आप इसको रिवोक नहीं कर सकते, आप इसको वापस से हटा नहीं सकते कि भाई चलो अब ठीक है, मैं FVT OCI मेथड लगा रहा था, मेरे से गलती हो गई, अब मैं ऐसा करना चाहता हूँ, FVTPL मेथड लगाना चाहता हूँ। तो नहीं, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग के, और आप FVT OCI मेथड को ही फॉलो करते रहोगे, ठीक है। क्या समझ में आया बताओ? सबसे पहले तो इक्विटी शेयर्स आपने परचेज करे, ये दिमाग में बांधो, ठीक है ना, दिमाग में सेट करो। फिर इसमें दो क्लासिफिकेशन करो, दो तरीके से, जैसे मैंने करके दिया है यहाँ पे, कि इक्विटी शेयर अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो मैंडेटरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको FVTPL पे ही क्लासीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर इक्विटी शेयर्स नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, आप लॉन्ग टर्म रीजंस की वजह से शेयर्स परचेज कर रहे हो, तो भी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? FVTPL ही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं FVTPL मेथड नहीं लगाना चाहता, तो आप FVT OCI मेथड, आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन कैसा ऑप्शन है? इररिवोकेबल ऑप्शन है। मतलब आप इसको कभी भी रिवोक नहीं कर पाओगे। साथ में ये ऑप्शन आपको इनिशियली एक्सरसाइज करना है एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है ना। आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हो। क्लियर क्या? सर वैसे हम FVT OCI मेथड का ये ऑप्शन दे क्यों रहे हैं, है ना, ये स्टैंडर्ड क्यों दे रहा है FVT OCI मेथड? आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ईजी चीज़ है। क्योंकि देखो, आप इक्विटी शेयर्स परचेज कर रहे हो और आपका लॉन्ग टर्म रीजंस है, ठीक है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हम इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, स्ट्रेटेजिक रीज़न होता है शेयर्स परचेज करने का। हम इसलिए इक्विटी शेयर नहीं परचेज करना चाहते कि हम उस इक्विटी शेयर को खरीद बेच के प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ध्यान से सुनना, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सोचना, ठीक है ना, केवल अपने बिल्कुल नैरो सोच में मत रखना। देखो, हर कोई आदमी जो है, जो शेयर परचेज करता है, वो या बड़ी कोई कंपनी जब शेयर परचेज करती है तो उसका ऑब्जेक्टिवली डायरेक्टली प्रॉफिट कमाना शेयर को बेच के नहीं हो सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रॉफिट कमाने के लिए ही शेयर को खरीद रही है, हो भी सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उसके पीछे कुछ और कैलकुलेशन चल रही हो माइंड में, कि वो जब किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रही हो, एक कंपनी, तो हो सकता है कोई भी परचेज कर सकता है, इन्वेस्टर भी परचेज कर सकता है, आप भी परचेज कर सकते हो, मैं भी परचेज कर सकता हूँ, और एक कंपनी भी किसी और कंपनी का शेयर परचेज कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रीजन चल रहा हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपने देखा होगा कि ना, जैसे कई बार ये जो ट्विटर है, ट्विटर वाला केस ले लेते हैं। ट्विटर को इलॉन मस्क ने परचेज कर लिया, ठीक है। आपने पता है ये बात आपको, इलॉन मस्क, और उसका नाम भी चेंज कर दिया। अब ट्विटर का नाम क्या हो गया? एक्स नाम हो गया है ना, ठीक है। तो ट्विटर जब इलॉन मस्क परचेज कर रहा है, कैसे परचेज करेगा? शेयर्स परचेज करता है हमेशा। जब भी कभी कोई कंपनी किसी को परचेज करती है तो वो कैसे परचेज करती है? इक्विटी शेयर्स के थ्रू परचेज करती है। ऐसे ही परचेज नहीं हो जाता, ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं।
तो ट्विटर को जब इलॉन मस्क ने परचेस किया तो उसके पीछे क्या है, ये कभी भी इलॉन मस्क का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि भाई मैं इस शेयर को खरीद के बेच दूंगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव है क्या कि ट्विटर के बहुत सारे शेयर इलॉन मस्क ने खरीद लिए और वो चाहता है कि अब जैसे ही प्रॉफिट आएगा तो मैं बेच दूंगा? नहीं, वो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है। और लॉन्ग टर्म क्या है, उसका एक स्ट्रेटेजिक रीजन है। ठीक है, ऐसे ही आप देखो कि जब कोविड आया था ना, तो चाइना की बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया के अंदर एकदम से, इंडियन कंपनीज के अंदर बहुत सारा पैसा लगा दिया था। ठीक है ना, और कई कंपनीज की जो ओनरशिप तक जो है वो डाइल्यूट होके कहाँ पहुंच गई थी, चाइनीज कंपनीज के पास पहुंच गई थी। ठीक है, और ऐसा कहा गया था कि चाइना की गवर्नमेंट जो है वो जानबूझ के जो है इंडियन कंपनीज के शेयर परचेज कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना की गवर्नमेंट जो है वो जो शेयर परचेज कर रही थी उस टाइम पे इंडियन कंपनीज के, क्या उनका ऑब्जेक्टिव इतना छोटा था कि वो केवल उस शेयर से प्रॉफिट कमाना चाहती थी कि 100 का शेयर खरीद ले कोविड के टाइम पे? आपको याद है जैसे ही कोविड WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर करा था, उस दिन शेयर मार्केट बहुत ज़बरदस्त टूटा था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ था। तो क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव इतना छोटा होगा कि वो सोचेगी कि भाई 100 का शेयर परचेज कर लो और 200 का बेच दो? नहीं, वो तो इंडियन कंपनीज में अपनी स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी परचेज कर रही थी। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव कोई शॉर्ट टर्म नेचर का नहीं था कि वो उसको परचेज करके सेल करना चाहती है, वो ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा परचेज कर रही थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, मैंने तो आपको 2 ही एग्जाम्पल्स लिए। तो उस केस में हमारा P&L क्यों हिट करना चाहिए है, ये स्टैंडर्ड बोलता है। भाई हमें एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप बार बार, क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो शेयर से प्रॉफिट कमाना नहीं है बेच के। ठीक है ना, आप किसी स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से, लॉन्ग टर्म रीजंस की वजह से शेयर्स परचेज कर रहे हो, तो अब आप क्या करो, अब आप बार बार जो फेयर वैल्यू में चेंज आ रहा है उसको P&L में ना दिखा के OCI में ले जाओ, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में ले जाओ। ठीक है, ये इसलिए स्टैंडर्ड क्या है, एक चॉइस दे रहा है। अब आपको मेरे हिसाब से इन चीज़ों की मैच्योरिटी आ गई होगी कि अगर P&L में ले जाएं डायरेक्टली तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, OCI में ले जा रहे हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भाई P&L में ले जाएंगे तो डायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर पे इफेक्ट आता है, आपकी कई सारे रेशोज चेंज हो जाते हैं। लेकिन आप अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में लेके जा रहे हो OCI के अंदर, तो फिर वो चीज़ P&L पे डायरेक्टली हिट नहीं करती है। ठीक है, तो ये फायदा होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप OCI में ले जाओ, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में ले जाओ। और एक नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। ये एक ऐसा OCI है, ये एक ऐसा OCI है विच कैन नॉट बी रिसाइकल टू P&L। ये कैसा OCI है, ये एक ऐसा अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम है जो विच कैन नॉट बी रीक्लासीफाई और रीसाइकल टू P&L। मैंने आपको बताया था ना, रीसाइकल भी बोल सकते हैं, रीक्लासीफाई भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक ऐसा अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम बनेगा जो P&L में दोबारा रिक्लासीफाई नहीं हो सकता, चाहे आप इन इक्विटी शेयर्स को बाद में बेच भी दो लास्ट के अंदर, तब भी ये जो है हमेशा OCI में पड़ा रहेगा। और जब OCI से लास्ट में डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। जैसे सेम लाइक रिवोल्यूशन रिजर्व है ना, ये कभी भी P&L में नहीं जाएगा। आपको बताया था कि जो OCI होता है, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम जो होता है, ठीक है, उससे आइटम्स जो है वो या तो P&L में जाते हैं, फिर P&L के थ्रू लास्ट में अल्टीमेटली जाएंगे कहाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाते हैं। लेकिन कई बार OCI डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाता है बिना P&L के अंदर गए। तो ये कौन सा आइटम है, ये जो आइटम है ये है वो आइटम जो P&L में कभी भी रिक्लासीफाई नहीं होगा। क्लियर क्या? तो अब आपको कहानी समझ में आनी चाहिए कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, नॉर्मली हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे क्या लगाते हैं बताओ, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे FVTPL मेथड लगाएंगे। ठीक है, अगर वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो कसम खा लो इक्विटी शेयर्स पे हमेशा, ऐसे इक्विटी शेयर्स पे FVTPL मेथड ही लगेगा। लेकिन अगर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो तब भी FVTPL मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ एक चॉइस है, चॉइस क्या है या ऑप्शन है आपके पास कि आप उस केस में FVTOCI मेथड लगा सकते हो अगर इक्विटी शेयर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो। लेकिन ये जो चॉइस लोगे आप, इररिवोकेबल चॉइस है, दोबारा आप कभी भी वापस नहीं आ पाओगे FVTPL मेथड में। प्लस ये जो मेथड लगाओगे आप, ये इनिशियली आपको डिसाइड करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जब आप इक्विटी शेयर्स परचेज कर रहे हो तभी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इट कैन नॉट बी रिसाइकल टू
P&L, ठीक है, ये कभी भी रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। अभी हम जब डेप्ट में डिस्कस कर रहे थे और डेप्ट में हम FVT OCI मेथड डिस्कस कर रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था कि ये रिसाइकिल हो सकता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी में, इक्विटी में FVT OCI मेथड के अंदर वो रिसाइकिल दोबारा नहीं हो सकता है। क्लियर क्या? बाकी तो देखो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले जाके पढ़ा रहा हूँ। अगर आप F7 के क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई सर आप क्यों पढ़ा रहे हो इतना डेप्थ में, है ना। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर क्योंकि हम SBR भी पढ़ाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में ले जा रहा हूँ, इसलिए मैंने OCI भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जब आप देखोगे तो F7 में लोग सिंपल याद करने पे फोकस रखते हैं, ठीक है, वो मेरा फोकस नहीं है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो दो तरीके से मेजर्ड हो सकते हैं, FVTPL और FVT OCI। ये कापलान की जो थ्योरी है वो भी मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो FVTPL क्या है कि डिफॉल्ट कैटेगरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की, तो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है FVTPL मेथड में हमेशा ध्यान रखना ट्रांजेक्शन कॉस्ट P&L में चली जाएगी और वो कैपिटलाइज नहीं होगी असेट की कॉस्ट में, असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, है ना। कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, कॉस्ट में ऐड होना, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट्स जो है वो फिर रिवैल्यू हो जाएंगे हर साल ईयर एंड पे, जब भी आपकी रिपोर्टिंग डेट होगी, और जो डिफरेंस है प्रॉफिट लॉस वो P&L में चला जाएगा, ठीक है। फिर FVT OCI मेथड कब लगेगा, FVT OCI फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मेथड कब लगाएंगे, है ना। ये इंस्टेड बता रहा है कि भाई ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे आप लगा सकते हो। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है जैसे हमने डिस्कस किया, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ले लो चाहे FVT OCI मेथड ले लो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन दोनों में कैपिटलाइज होती है। हाँ, अगर FVTPL मेथड होता, P&L वाला होता, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को P&L में डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे शो करेंगे हर ईयर एंड पे, और जो गेन लॉस होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो हो जाएगा, ठीक है। और भी डिटेल बता रखी है कि अगर आप पढ़ना चाहो तो ऐसे कब होता है, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स पे होता है, ठीक है। आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ये फर्दर डिटेल में दे रखी है हर चीज़, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो समरी क्या है अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी की, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी की बेसिकली समरी क्या है, हमेशा अपन को क्या यूज़ करना है, FVTPL मेथड यूज़ करना है, लेकिन एक ऑप्शन है FVT OCI पे का, है ना। कब ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, रिवोक नहीं कर सकते आप, दोबारा FVTPL मेथड पे नहीं जा सकते। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होना चाहिए। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो हमेशा FVTPL मेथड लगेगा। मतलब क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एक तरीके से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक नेचर का होना चाहिए। फिर OCI रिजर्व को ध्यान रखना है, कैन नॉट बी रीक्लासीफाइड टू P&L अपॉन सेल। तो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, या रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो जनरल रिजर्व्स में जाएगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन 4 किया था, याद होगा तो आपको। क्वेश्चन 4 में हम पहला क्वेश्चन तो कर पाए थे, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो था अमोर्टाइज कॉस्ट से रिलेटेड था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, है ना, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड हमने अभी तक नहीं किया था, तो अब मैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके थे, ब्लेंड कंपनी नाम से था, ठीक है। अब हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं फोर्थ का, ठीक है। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। एन एंटिटी इन्वेस्टेड 10,000 शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इन नवंबर 2007 एट अ कॉस्ट ऑफ 4.2 पर शेयर। एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स परचेज करे 4.2 के हिसाब से। 31 दिसंबर 2007 द शेयर्स हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ 4.9। पहले 4.2 का परचेज किया था, अब बाद में फेयर वैल्यू जो चल रही है, मार्केट वैल्यू जो चल रही है 4.9 चल रही है। आपको एक्सट्रैक्ट बनाने हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट डेट। मतलब बैलेंस शीट बनानी है और P&L बनाना है, ठीक है। बताओ भाई क्या करेंगे। अब शेयर्स में बाय डिफॉल्ट कैटेगरी क्या लेनी है आपको, FVTPL लेनी है। शेयर्स में FVTPL ही बाय डिफॉल्ट कैटेगरी आती है, ठीक है। अब P&L में कितना गेन आ जाएगा बताओ। अगर हम बात करें तो आपने 4.2 के हिसाब से शेयर परचेज किया था, बाद में 4.9 का हो गया, तो 0.7 पर शेयर फायदा हो गया, ठीक है। 4.9 माइनस 4.2, और कितने शेयर्स परचेज करें, 10,000 शेयर्स, तो कितना बेनिफिट हो गया आपको, 7,000 का बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो P&L जब बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स दिखा दोगे, ठीक है। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम दिखा दो, या गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7,000 की इनकम आ जाएगी आपकी,
P&L में क्या लिखते हो आप नीचे, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। फिर आप बनाओगे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट पता है क्या लिखते हैं, एज एट लिखते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि P&L जो होता है वो पूरे साल का होता है, और जो बैलेंस शीट होती है वो एक दिन की होती है। पता है आपको ये बात? जो बैलेंस शीट होती है 1 डे की होती है। बैलेंस शीट कभी भी पूरे साल भर की नहीं हो सकती, ठीक है। ये लोगों को सुन के एकदम धक्का लगता है कि सर बैलेंस शीट तो पूरे साल की होती है ना। भाई तब बैलेंस शीट एक पोजिशनल स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट पोजीशन बताती है, एक दिन की स्थिति बताती है, लेकिन P&L पूरे साल भर का होता है, ठीक है ना। तभी तो फॉर द ईयर यूज करते हैं उसमें वर्ड, और बैलेंस शीट में आप एज ऑन या एज एट लिखते हो, ठीक है। तो वो एक दिन की होती है हमेशा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कितने के आ जाएंगे बताओ, कितनी वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स की? 4.9 पर शेयर हो गया 10,000 के हिसाब से, ठीक है। 4.9 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 49,000 हो जाएगा। सिंपल है, यही है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, गेन को उठा के P&L में डाल दिया। देखो स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये सॉल्यूशन है इसका। स्टेटमेंट ऑफ P&L, इन्वेस्टमेंट इनकम 7,000 की, और बैलेंस शीट में करंट असेट्स आ जाएगा 49,000 से। करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, करंट असेट्स आएगा, क्योंकि ये हमने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, एंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटिटी इन्वेस्टेड 20,000 शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इन अक्टूबर 2007 एट अ कॉस्ट ऑफ 3.8 पर शेयर। एट 31 दिसंबर 2007 द शेयर्स एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 3.4। आपने परचेज कितने में किया था ये शेयर? 3.8 में। अब वैल्यू कितनी हो गई? कम हो गई, 3.4 हो गई, ठीक है ना। मतलब $0.4 पर शेयर का नुकसान हो गया। 0.4 इंटू 40,000, सॉरी 20,000, 20,000 शेयर्स हैं तो 0.4 इंटू 20,000, 2 इंटू 4 कितना होता है? 8,000 का एक तरीके से लॉस हो गया यहाँ पे। द कंपनी इज नॉट planning on selling these share in the short term and elect to hold them at fair value through other comprehensive income। बताओ क्या कह रहा है? कंपनी इनको शेयर्स जो है उनको बेचना नहीं चाहती शॉर्ट टर्म में, और कंपनी ने इलेक्शन खुद ही कर लिया है कि भाई, कंपनी ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है कि हम इसको FVT OCI पे दिखाएंगे। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? बैलेंस शीट होता है। तो क्या करोगे बताओ? P&L में अब आप लॉस दिखाओगे ना, ठीक है। कितने का? 20,000 शेयर्स पे, ठीक है। 0.4 के हिसाब से 8,000 का लॉस। लेकिन ये लॉस P&L में डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में जब अपन वैल्यू दिखाएंगे तो 3.4 इंटू 20,000 के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखो हम P&L बनाते हैं, P&L में आप लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007, ठीक है। पहले तो ये लिख दो आप। फिर P&L में क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है सबसे पहले। नेट प्रॉफिट अपन को पता नहीं है, उसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो तरीके से होती है, एक तो आइटम विच कैन बी रिक्लासीफाइड टू P&L, और आइटम विच कैन नॉट बी रिक्लासीफाइड टू P&L। तो अपन अब लिखेंगे एक हेडिंग, आइटम विच कैन नॉट बी रिसाइकल टू P&L, ठीक है। इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स लॉस। कितने का लॉस आ रहा था? शायद 8,000 का था, 8,000 का लॉस हो जाएगा। और इसको बोलते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बताया था ना, नेट प्रॉफिट में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को एडजस्ट करने के बाद क्या बोलते हैं? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अपन टोटल नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट नहीं पता, केवल एक्सट्रैक्ट मांगे हैं, पूरा P&L नहीं मांगा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सिंपल आप क्या दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट्स दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है ना, आप चाहो तो उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो FVT
OCI, और कितने के आ गए इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, तो 3.4 इंटू 20,000, कैलकुलेटर ले लेते हैं, 3.4 इंटू 20,000 मतलब 68,000 के आपके इन्वेस्टमेंट्स शो हो जाएंगे। क्लियर क्या? ऐसे करके आपके आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, OCI P&L बना रखा है, ठीक है। अपन ने थोड़ा डिटेल में लिखा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखा अपन ने आइटम विच कैन नॉट बी रीसाइकल टू P&L, उसी तरीके से लिखते हैं, इनको लिखना चाहिए था एक्स्ट्रा एक और आइटम चीज, आइटम्स विच कैन नॉट बी रीसाइकल टू P&L। तो ये 8,000 का आता, और फिर बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा 68,000 का। ये FVT OCI रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं है ना। ये जो है वैसे तो ये जो 8,000 का लॉस है ये भी बैलेंस शीट में जाता है, ऑब्वियस है वो तो, ठीक है ना। जब भी आप प्रॉफिट और लॉस किधर जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर ही शो करते हैं, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। बाकी ये आता है बैलेंस शीट के अंदर ये। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा टॉपिक। आज हमारी जो क्लास थी वो मेनली किस पे थी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे थी, और हमने उसमें डिस्कस किया था कि FVTPL मेथड होगा तो क्या होगा और FVT OCI मेथड होगा तो क्या होगा। आप एक बार इन चीज़ों को रिवाइज करिए, फिर आगे अपन नेक्स्ट क्लास में और भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।